टू पीआईएमटी यूट्यूब चैनल। बच्चे एमबीए सेकंड ईयर का सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्साइज क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। आपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर शिपमेंट प्रोसीजर की तरफ मूव कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपका पूरा मतलब सब चीजें हो गई हैं। इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, एक्साइज क्लियरेंस चाहिए होता है। तो जो भी आपका एक्साइज ऑफिसर है उससे आपको क्लियर कराना पड़ेगा अपना एक्साइज जो भी आपको कार्गो शिपमेंट है, कार्गो है शिपमेंट के लिए रेडी है आपका। कार्गो क्या था मैंने आपको बताया था, एक कंटेनराइजेशन एक तरह का, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने अपने जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आप शिप कर रहे हैं शिपमेंट सब जितना भी है आपका वो आप लोगों ने भर लिया है और उसे पैक करा दिया है, ठीक है। तो वो पैक बेटा आपका किसका, कस्टम ऑफिसर के अंदर होता है, सो दैट कि आप कुछ मतलब जो चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए बैन है वो चीज़ें आप एक्सपोर्ट ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए सब जो बैन वाली चीज़ें होती हैं आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो सब चीज़ें क्या होती है बेटा, छुपा कर इसमें लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो आपके शिपमेंट वगैरह जहाँ डाउटफुल होता है तो कस्टम ऑफिसर या फिर आपके जो इंस्पेक्शन वाले होते हैं वो खुलवा कर उसे चेक भी कर लेते हैं इफ यू डोंट हैव द क्लियरेंस, ओके। तो क्लियरेंस की कितनी जरूरत है या किस तरह से हम लोग इसे ले सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आपको कस्टम क्लियरेंस की जरूरत होती है, तो आपका कस्टम ऑफिसर वहीं पहुंच जाता है जहाँ भी आपका कार्गो लोड हो रहा होता है, उसमें आपका शिपमेंट में जितना भी प्रोडक्ट जा रहा होता है कंटेनर में आप कंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बेटा कंटेन भी इस तरह से किया जाता है कि उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बेटा इतने बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं आपके एक जगह से उठाना दूसरी जगह रखना, कुछ सामान ऐसा भी होगा जो बिल्कुल ही मतलब कांच का है, ठीक है, तो डेलिकेट है, बहुत ज्यादा कि टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, गिर ना जाए, इस तरह की चीजें। तो इस तरह से पैकिंग वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को, मतलब और शिपमेंट किस तरह से हो रही है, कार्गो आपका पूरा फिल हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप लोग कंटेनर भेज रहे हैं बेटा तो उसको ऑब्वियस आप लोगों को बहुत ज्यादा देर पड़ेगी, तो सामान भी आपको किस तरह का भेजेंगे, ठीक है। लॉट आपका उस तरह का हो, कार्गो आपका उसी हिसाब का हो, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं एक्साइज क्लियरेंस, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्लास आपकी, मुझे लगता है बहुत छोटी होने वाली है, देखते हैं। तो as soon as goods are ready for dispatch, जब हमारे goods dispatch के लिए रेडी हो जाते हैं टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट के पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर हैज टू अप्लाई द सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी फॉर एक्साइज क्लियरेंस ऑफ द कार्गो। तो जो एक्सपोर्टर होता है उसको क्या अप्लाई करना होता है, एक्साइज सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी को बताना होता है, ठीक है, सो दैट दे कैन गिव यू एक्साइज क्लियरेंस, आपके कार्गो के लिए आपको एक्साइज क्लियरेंस मिल सके, इसके लिए आपको किसको सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी को बताना पड़ता है, ठीक है। The exporter has now an option to remove the goods with inspection by the central excise। तो आपका एक्सपोर्टर के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो अपने गुड्स रिमूव करे, ठीक है, और इंस्पेक्शन कराए किससे, सेंट्रल एक्साइज से, या और रिमूव गुड्स विदाउट इंस्पेक्शन, या फिर उसे इंस्पेक्शन करा के रिमूव करें या फिर उन्हें बिना इंस्पेक्शन के रिमूव करें, ठीक है। तो उसके पास जो दो ऑप्शन होते हैं, फॉर दिस एक्सपोर्टर हैज टू अप्लाई द jurisdiction range superintendent to central excise in the prescribed form ARI 1 in 6 duplicate, नाम जो एक्सपोर्टर है वो क्या अप्लाई करना पड़ता है, jurisdiction range superintendent होता है एक आपका सेंट्रल एक्साइज का, उसे अप्रोच करना पड़ता है और उसकी आपको एक कंसेंट लेनी पड़ती है अगर आप लोग एक्साइज क्लियरेंस नहीं चाहते हैं, तो वो आपकी किसमें होती है बेटा, ARE 1 in 6 duplicate means 6 times डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है। उसकी कॉपीज कितनी होती है आपकी बेटा, 6 कॉपीज होती है फॉर इंस्पेक्शन। और अगर ये तो विदाउट इंस्पेक्शन था, अगर इंस्पेक्शन की बात करें द एक्सपोर्टर हैव टू गिव एडवांस नोटिस ऑफ 24 आवर्स द रेंज ऑफ सुपरिटेंडेंट। तो एक्सपोर्टर को 24 घंटे पहले ही रेंज ऑफ सुपरिटेंडेंट को क्या देनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है आपको, एक नोटिस एडवांस नोटिस देना पड़ता है कि इंस्पेक्शन में बी मेड बाय द रेंज सुपरिटेंडेंट और एक्साइज इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्शन कौन करेगा आपको, या तो रेंज सुपरिटेंडेंट करेगा या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर को भेज देगा इंस्पेक्शन करने के लिए, नॉमिनेटेड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज, ठीक है।
या तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज खुद करेगा या फिर अपने किसी एक्साइज इंस्पेक्टर को भेज देगा। ओके, आफ्टर इंस्पेक्शन के बाद they deal the goods and give excise clearance, they seal the goods and give excise clearance। इंस्पेक्शन के बाद जो आपका जो कार्गो है, जो गुड्स हैं, वो बेटा क्या कर दिए जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे, बिल्कुल बंद कर दिए, पैक कर दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, एक्साइज क्लियरेंस का लेटर मिल जाएगा। In case goods are inspected by excise authorities and seals are not broken, the custom authorities may not inspect the goods at all। ठीक है, अगर ये कह रहा है अगर गुड्स आपके इंस्पेक्टेड या फिर एक्साइज अथॉरिटी से या फिर सील्स आपकी ब्रोकन नहीं है, ठीक है, तो कस्टम अथॉरिटी में नॉट इंस्पेक्ट गुड्स एट द पोर्ट। कस्टम ऑफिसर जो है, कस्टम अथॉरिटी है, वो पोर्ट पर आपके गुड्स को इंस्पेक्शन नहीं कर सकती है। If goods are removed by the exporter और जो गुड एक्सपोर्टर है उसने गुड्स वहां से हटा लिए हैं without inspection by excise authority, बिना इंस्पेक्शन कराए, तो कस्टम्स कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एट अ पोर्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने सील करा लिए हैं, एक्साइज क्लियरेंस ले ली है अपने एक्साइज ऑफिसर से तो सुपरिटेंडेंट से, तो आपके गुड्स आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके बिना ही अपने गुड्स रिमूव कर लिए हैं तो पोर्ट पर भी जो कस्टम ऑफिसर होगा आपको गुड्स वहीं खोल देगा। ठीक है, आपका जो कार्गो है, शिपमेंट का जो कंटेनर है, वो वहीं खोल दिया जाएगा। ठीक है, और चाहे वो सामान आपका सील हुआ है। क्लियर है? As a matter of policy to encourage export को encourage करने के लिए exporter are exempted for payment of central excise duty। ये exempted है central excise duty पेमेंट करने के लिए on that final product, ठीक है, अपने final product पे। Where exemption is not possible, जहाँ exemption मिलती है, मानी जाती है, जहाँ पर exemption लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वहां से आपको एक्साइज ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है। ठीक है, द रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज मेड। एक्साइज ड्यूटी को क्या बना ले जाता है बेटा, रिफंड बना ले जाता है। अगर आपके पास एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन कैटेगरी में आते हैं तो ऑब्वियस आपको पे नहीं करना, बट अगर आप एग्जम्पशन कैटेगरी में नहीं आते, आपको पे करना पड़ता है, तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके, एक्सपोर्टर हैव ऑप्शन टू एक्सपोर्ट अंडर rebate। ठीक है, और एक्सपोर्ट कर सकता है, रिबेट भी ले सकता है। रिबेट इज काइंड ऑफ अ डिस्काउंट। ओके, और अगर रिबेट की कोई अच्छी डेफिनेशन आप मुझे दे सकते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, और एक्सपोर्टर अंडर बॉन्ड, या फिर आपने कोई एक्सपोर्ट बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्सेप्शन मिल जाए, ऐसा हो सकता है। In respect of excise duty paid on input, अगर आप अपने इनपुट पे excise duty पे कर रहे हैं तो refund is full standard credit और duty drawback। ठीक है, अगर आपके जो इनपुट्स हैं, मतलब रॉ मटेरियल्स हैं, उस पर भी आप लोग excise duty दे रहे हैं, तो आपके जितने वो या तो आप standard credit ले लेंगे या फिर उसका आपको duty drawback मिल जाएगा। That is that's kind of a refund or settlement। Okay, in case of export under rebate, एक्साइज ड्यूटी हैज टू बी पेड फर्स्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है एक्सपोर्ट के केस में, और अगर हम रिबेट की बात करें तो पहले आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है, एक्सपोर्टर को। एंड वंस द एक्सपोर्टर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, और जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, देन रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी पे कैन बी क्लेम। ठीक है, तो आपको जो भी रिफंड है एक्साइज ड्यूटी का, जो भी रिफंड पे हुआ है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। In case of export under bond, ठीक है, ये तो किसकी बात नहीं बता, रिबेट की। रिबेट में पहले आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपको जो रिफंड मिलेगा उसे आपको क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड की बात कर रहे थे कि बॉन्ड में क्या होता है। In case of export under bond, excise duty need not be paid, but the bond has to be executed by the exporter in the prescribed format। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बॉन्ड बनवा रखा है तो आपको कोई एक्साइज ड्यूटी तो पे नहीं करनी है। ओके, यू डोंट हैव टू पे द एक्साइज ड्यूटी, बट जो आपका बॉन्ड है वो पे। ठीक है, मतलब वहां से आपकी जो मनी है वो रेज हो जाएगी।
तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है एज अप्रूव्ड बाय कंट्रोलर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज का जो भी कंट्रोलर है वो अप्रूव करेगा इस चीज को बाय प्रोड्यूसिंग सिक्योरिटी और श्योरिटी, या तो आप सिक्योरिटी पे या फिर श्योरिटी पे एटलीस्ट टू द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ एक्साइज टू चार्ज। इस कौन सा अमाउंट लगेगा आपका, जितना भी कम से कम अमाउंट आपका एक्साइज ड्यूटी पे चार्जेबल होगा उतना ही अमाउंट आपका उससे आपका क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड रेजो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक्साइज क्लियरेंस में देखा आप लोगों ने क्या क्या चाहिए, जब हमारा सामान तैयार हो जाता है बेटा शिप करने के लिए तो हमें एक एक्साइज क्लियरेंस की जरूरत होती है। वो हम एक्साइज सुपरिटेंडेंट के पास चले जाते हैं, या तो वो खुद या फिर अपने एक्साइज इंस्पेक्शन को भेज देता है, ठीक है। और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक्साइज पे करें या ना करें, ना नहीं करेंगे तो कस्टम ड्यूटी वाले पोर्ट पे आपकी शिपमेंट को खोल के बेचेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका वो लाइन मेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए जिस टाइम भी आपका पोर्ट पे पहुंच जाता है शिपमेंट से 24 आवर्स पहले आप लोगों को क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन एक फॉर्म भरना होता है, ठीक है, एक्साइज चेक के लिए। तो ऐसा आपके जो भी एक्साइज ऑफिसर या फिर सुपरिटेंडेंट जो भी आएंगे दोनों में से जिनको बेल आउट किया जाएगा वो आपको उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपका सामान क्या कर दिया जाएगा बेटा, गुड्स वगैरह आपको क्या कर दिए जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे, ठीक है। सील कर दिए जाएंगे, दैट मींस उनको कंटेनराइज कर दिया जाएगा एक्साइज इंस्पेक्टर के देखने के बाद, ठीक है। और फिर उस पे एक्साइज का आपका ऐसा टेबल नहीं है, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं तो आपको बेटा पे भी करना होता। इन केस आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आते हैं आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, तो आपके पास फिर दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको पे तो करना है ना, उसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड आपको डायरेक्ट मिल सकता है, आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आपके क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड में से आपका क्या हो जाएगा, वहां से हटा जाएगा बॉन्ड से, ठीक है। और फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, अपना बाद में रिफंड कर सकते हैं। ओके, तो इतना ही है, बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका। धीरे धीरे ये सब चीजें हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ी थी, थोड़ा सा उसमें बस एक लाइन लिखी हुई थी कि हमको क्लियर कराना पड़ता है, और वो फॉर्म की आप देख लेना, बिल की 6 कॉपी लगती है उसको देने के लिए, AIR उसकी फर्स्ट की, ठीक है। तो आपका शिपमेंट प्रोसीजर था, जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर था, ये एक्साइज क्लियरेंस हो गया एक्सपोर्ट के लिए, ये सब चीजें आपकी एक साथ याद रखनी है बेटा, एक जैसी भी होती हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, किसी को कॉल पर प्रॉब्लम हो तो आप मिल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में आकर टीचर से अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी पार्ट है, वैसे तो सारा लर्निंग का काम